अनपुर गांव में एक घर में बूढ़ा और बुढ़िया रहती थी, जिन्हें लोग प्यार से काका और काकी कहते थे। जिनके पास कोई संतान नहीं थी, केवल वे एक दूसरे पर ही आश्रित थे। हर रविवार को पैसे इकट्ठा कर मटन लाकर बनाते थे, जिसको खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और बाकी गांव में खुले ढाबे केवल नाम के खुले थे, वहां पर कोई जाता ही नहीं था। ओ जी, सुनिए जी, उठिए ना, सुबह हो गई। देखो चिड़िया भी बोल पड़ी हैं और आप तो अभी भी खर्र खर्र कर रहे हो। अरे उठो जी, आज रविवार है। पारू धीरे से उनके पैर छूकर जोर से आह भरती है। कितना काम पड़ा है, मटन भी लाना है। लोग सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे और आप हो कि बस सोते ही रहो। उठ ही रहा हूँ जी, पर एक बात है, जेब में पैसे बिल्कुल नहीं बचे। कल के खर्च में सब साफ हो गया। मटन लाने लायक भी कुछ नहीं और उधार देने वाले भी अब मुंह बिचकाने लगे हैं। अरे ओ जी, पैसे कभी कभी कम भी पड़ जाते हैं, पर लोगों का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। गांव वाले रविवार को हमारे घर का ही मटन खाते हैं। तभी आंगन में किसी के कदमों की मिट्टी सरकने की आवाज आती है। राम राम काकी, आज आधा किलो बढ़िया मटन बना देना, मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे हाथ का स्वाद कोई नहीं पा सकता गांव में। पारू के गले में शब्द अटक जाते हैं। वो रामा की तरफ देखती है, फिर हिम्मत करके सच बोलती है। बेटा, बनाकर तो दे दूं, पर आज पैसे कम पड़ गए, मटन लाने को भी नहीं बचे। सोचा था किसी तरह संभल जाएगा, पर अभी तक हो ना पाया। अरे काकी, इतनी सी बात में रंग क्यों उड़ गया चेहरा? लो, ये लो पैसे, जो चाहिए ले आओ। तुम दोनों तो पूरे गांव के काका काकी हो। तुम्हारे हाथ का खाना हमारे घर की इज्जत है। बाबा, तूने दिल हल्का कर दिया हमारा। चल पारू जी, अब देर काहे की, मैं अभी दुकान से मटन ले आता हूँ। आज जरा अच्छा वाला मांगूंगा, लोग खुश होंगे और हम भी। रामा मटन दुकान में जाकर मटन लेकर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में, अरे काका, इतना भी क्या जल्दी? एक मिनट खड़े रहो। सुना है तुम्हारा मटन गांव में बड़ा नाम कमा रहा है आजकल। भाई, हम तो बस रोज की रोटी कमाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। और देर सच में हो रही है जी, मैं निकलता हूं। शाला, काका बना फिरता है बड़ा। हमारा धंधा चौपट कर दिया इन दोनों बुड्ढों ने। एक दिन इनकी अकड़ निकालूंगा, देख लेना। दोपहर की धूप आंगन में पिघल रही थी और पारू की रसोई से उठती घी, प्याज, लहसुन और देसी मसाले की खुशबू पूरे गांव को खींचकर ले आई थी। आज फिर वही रविवार का त्योहार, पारू के हाथ का मटन। पारू गरम मटन का डिब्बा लेकर सीधा बाबा के घर पहुंची। अरे पारू काकी, हम तो दूर से आ रहे थे, बस एक विफ मिला और हमने साइकिल वहीं खड़ी कर दी। ऐसा मटन तो शहर के ढाबे में भी नहीं मिलता। अरे हाँ हाँ, पहले बैठिए तो सही। खाना सुनने से नहीं, खाने से पता चलता है। काकी, मटन का स्वाद तो सब बना लेते हैं, लेकिन आपके हाथ का एक एक बाइट ऐसा लगता है जैसे किसी माँ ने खुद बिठाकर खिलाया हो। हम शहर में रहकर भूल ही गए थे, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, नीयत से भी बनता है। और ऐसे हंसी, प्यार और देसी मसाले की खुशबू से भरा पारू का घर रविवार को सिर्फ चूल्हा नहीं जलाता था,
पूरे गांव का दिल गर्म कर देता था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। गली अब भी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन आज सिर्फ एक शख्स जाग रहा था, मोहन। धीरे से पांव दबाकर वो काका काकी के घर के पीछे जाकर झाड़ियों में छिप गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बुढ़ा बुढ़िया तो मेरे सर पर ही नाच रहे हैं। हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। अब इनको मजा सिखाना ही पड़ेगा। ये मोहन भी क्या चीज है, उनको भी दिखाना ही पड़ेगा। काका गमछा कंधे पर डालकर दुकान की ओर चल दिए। काकी भी रसोई में मन लगाकर जुट गई। उनके चेहरे पर एक सुकून था। उधर झाड़ियों में छिपा मोहन इंतजार करता रहा। जब काकी ने दरवाजा बंद किया और बर्तन लेने पीछे की ओर मुड़ी, वही पल धीरे, बहुत धीरे, चुपके से घर के अंदर सुर से घुस गया। काका काकी, आज तो तुम दोनों को मटन का असली स्वाद चखाऊंगा। बस एक चुटकी और खेल खत्म। देखते रहना, पूरा गांव चिल्लाएगा। धक्के देकर निकालेंगे बूढ़े बूढ़ी को, तब समझेंगे मोहन से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मेरा धंधा बंद किया क्या, भुगतो अब। काकी ने बड़े प्यार से मटन पकाया था। सब हंसते हुए मटन खाने लगे, पर कुछ ही मिनटों में हवा बदल गई। अरे काकी, ये क्या हो? मेरे पेट में आग लग रही है रे। वो पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। ओ माँ, मेरे पेट में तो छुरा घुसा हो जैसे। अरे कोई पानी दो। उसकी सांसें कांपने लगी, चेहरा सफेद पड़ गया। अरे काकी, क्या मिलाया है तुमने मटन में? हमारा पेट फाड़ दोगी क्या? अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या पूरे गांव के बच्चे मार दोगी? बोल काका बोल, इतना खराब मटन, हमारे साथ खिलवाड़। तेरा मटन खाकर लोग मरने वाली हालत में है रे। जमीन पर पलक झपकते ही शोर मच गया। नहीं बेटा, हमारी कसम, हमने कुछ भी नहीं मिलाया। मैं तो सुबह से बस मटन पका रही थी। भगवान की कसम, हमने किसी का दिल भी नहीं दुखाया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आवाज टूट गई। क्यों हम पर ऐसा इल्जाम लगाते हो रे? आज ये दिन भी देखना पड़ा हम दोनों को। अगर उन आदमियों को कुछ हो गया ना, तो ये गांव हमें माफ नहीं करेगा रामा जी। हम कहाँ जाएंगे फिर? किसके सहारे? क्या हमारे नसीब में बस गलत इल्जाम ही लिखे हैं? पारू, तू मत रो। भगवान जाने ये सब कैसे हो गया रे। हमसे गलती नहीं हुई, ये मैं जानता हूँ। बस भगवान से इतना मांगता हूँ कि लोग बच जाएं, बस लोग बच जाएं। पंचायत के फैसले के बाद जब पूरे गांव का गुस्सा उन पर टूटा, काका काकी ने चुपचाप अपनी छोटी सी गाठड़ी बांधी और बिना कुछ बोले गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। शाम ढलते ढलते दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए, थके, टूटे और मन से बिल्कुल खाली। रामा जी, अब कहाँ जाएंगे? गांव ने ठुकरा दिया, घर हमारा रहा ही नहीं। सुबह होते ही पहस वाले गांव चलेंगे पारू। शायद कोई काम धंधा मिल जाए। यह जंगल तो हमारा ठिकाना नहीं बन सकता। चलो रामा जी, जो भी होगा साथ में झेल लेंगे। हाँ पारू, चलो, शायद भगवान कहीं नई राह खोल दे। और दोनों धीमी चाल से जंगल के रास्ते निकल पड़े, अनजाने गांव की तरफ, नए दर्द और शायद नई कहानी की तरफ। काका काकी जंगल के रास्ते थके कदमों से चल रहे थे। अचानक झाड़ियों के उस पार से एक बहुत हल्की कांपती हुई रोने की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। रामा जी, सुनिए, कोई बच्ची रो रही है लगता है। एक छोटी सी लड़की पत्थर पर बैठी घुटनों में चेहरा छुपाकर जोर जोर से सिसक रही थी।
उसके शरीर पर धूल थी, बाल बिखरे हुए और डर उसके पूरे चेहरे पर लिखा था। अरे रे बाला, क्या हुआ? ऐसे जंगल में अकेली क्यों बैठी है तू? बच्ची ने सिर उठाया पर बोल नहीं पाई, बस कांपते होठों से और जोर रोने लगी। अरे बिटिया, डर मत, हम कुछ नहीं करेंगे। बोलना, कहाँ से आई है? बच्ची ने मुंह खोला पर कोई आवाज नहीं निकली। उसके गले से बस हवा सी फूट रही थी। पारू, ये तो बोल ही नहीं पा रही। शायद गूंगी है ये बच्ची। ओ भगवान, कितनी छोटी है और अकेली, ये यहाँ कैसे रह जाएगी? काका काकी उस गूंगी बच्ची को लेकर अगले गांव में पहुंचते हैं। थकान, भूख और रात भर की ठंड अभी भी उनके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। तभी उन्हें शोरगुल और हलचल सुनाई देती है। पास जाते हैं तो देखते हैं एक मुस्लिम परिवार घर के दरवाजे पर बैठा है। लड़की का बाप हाजी साहब सिर पकड़कर बैठे हुए हैं और कुछ लोग समझा रहे हैं। लगता है यहाँ किसी की शादी है, पर लोगों के चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा दिखती है। अरे भाई, सब तैयारी हो गई है, मेहमान आने वाले हैं, पर मेरा नौकर ही भाग गया। खाना कौन बनाएगा? बारात क्या सूखा लौटेगी? हाजी मियाँ, नाराज मत हो, कोई इंतजाम हो जाएगा, मगर वक्त बहुत कम है। अस्सलामु अलैकुम। क्या बात हुई? हम मदद कर सकते हैं क्या? हाजी साहब उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं। बहन, तुम लोग बाहरी लगते हो और मेरे यहाँ नौकर अचानक भाग गया। शादी का सारा खाना उसी के जिम्मे था। अब मैं क्या करूं? अगर इजाजत दो तो खाना हम बना देंगे। काकी के हाथों का स्वाद पूरा गांव जानता था। अब भले ही गांव छोड़ना पड़ा है, पर हुनर नहीं गया मियाँ। अरे, ये दोनों कौन हैं? बाहरी लगते हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। इनके हाथ का खाना शादी में? मियाँ, भरोसा करना ठीक नहीं। अगर शक है तो हम यहीं से लौट जाते हैं, पर याद रखना, हम भूखे पेट भी किसी की खुशियों में रोड़ा नहीं बनते। घर गृहस्थी में सन्नाटा छा जाता है। आदमी थोड़ी देर चुप रहता है। काकी के कांपते हाथ और बच्ची का सहमा चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। मैं माफी चाहता हूं। आप दोनों मदद करना चाहते हो तो शायद खुदा ने ही आपको यहां भेजा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज मेरी बेटी की इज्जत तुम दोनों के हाथों में है। मेरे पास आभार कहने के लिए शब्द नहीं। मियाँ, आपने भरोसा रखा है, हम दिल से निभाएंगे। हम गरीब सही, पर किसी की खुशी में रुकावट नहीं बनने देंगे। देगचियों में मसालों की खुशबू फैल रही है। काकी प्यार, नियत और सच्चाई मिलाकर खाना बना रही हैं। काका और गूंगी बच्ची पास ही बैठकर सब्जियां साफ कर रहे हैं। अरे वारे काकी, ये खाना तो बरसों बाद इतना स्वाद आया है। मियाँ, ये हाथ तो खुदा की देन है, हर निवाला दिल तक उतर गया। काकी हल्की मुस्कान से झुककर धन्यवाद करती है। बहन, तुम दोनों ने आज मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। तुम्हारे हाथ का खाना दिल को सुकून दे गया। काका काकी नम आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। एक बात पूछूं, कहां से आए हो तुम दोनों? किसका गांव है तुम्हारा? हमारा गांव अब रहा कहां मियाँ, लोगों ने गलत फहमी में हमें निकाल दिया। अब रहने को कोई जगह नहीं। तुम दोनों नेक लोग हो और ये बच्ची बेगुनाह है। अगर चाहो तो मेरे खेत के पास एक छोटी सी जमीन है, वहां एक पुरानी सी टूटी झोपड़ी है, उसे अपना घर बना लो। मियाँ, हम पर इतना बड़ा एहसान, हम तो बस खाना बनाने आए थे। खुदा आपको सलामत रखे, हम आपकी नियत नहीं भूलेंगे। काका काकी और गूंगी बच्ची तीनों उस टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचते हैं। छत आधी गिरी हुई, दीवारों में दरारें, पर उनके दिलों में अब डर नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत की रोशनी है। रात उतर चुकी है। आसमान में काले बादल उमड़ रहे हैं। बिजली की कौंध कच्ची झोपड़ी की दीवारों को चीरती हुई चमकती है। काका काकी और गूंगी बच्ची मटमैली जमीन पर बैठे हैं। झोपड़ी की छत हल्की हवा से ही कराह रही है। पहले बूंदे, फिर अचानक तूफान।
छप्पर से पानी टप टप करके अंदर गिरने लगता है। काकी जल्दी से एक टोकरी उलटकर रख देती है ताकि बच्ची भीग न जाए। बिजली की तेज चमक और उस पल में पूरी झोपड़ी कांप उठती है। अरे जी, ये छत तो कभी भी गिर जाएगी। बच्ची को थाम लो, बहुत डर लग रहा है। डर मत, बरसात थम ही जाएगी, हम संभाल लेंगे सब। बस एक रात काटना है। काकी जानती है कि काका खुद भी डरे हुए हैं। तेज हवा के झोंके से छत का एक बड़ा बांस कड़क की आवाज करता है। राम, संभालो, ऊपर की लकड़ी टूट रही है जी। बांस अचानक जोर से गिरता है। लकड़ी काका के पैर पर गिरती है। पैर, मेरा पैर। गूंगी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। हाय दैया, लग गई क्या? उठो जी, जरा पैर हिलाओ, बोलो ना कुछ। काका दांत भींचकर बैठ पाने की कोशिश करता है। पैर सुन्न सा हो गया है, लेकिन तुम बच्ची को बचा कर रखो। मुझे कुछ नहीं, बस उसे भीगने मत देना। पहले खुद को तो देखो, ये लकड़ी हटानी पड़ेगी। इतने पानी में पैर सूज जाएगा जी। वो पूरी ताकत से बांस को उठाती है। बारिश उसके चेहरे को थपथपा रही है, पर वो नहीं रुकती, नहीं हारती। आखिरकार लकड़ी हट जाती है। हम बच जाएंगे जी। अल्लाह राम किसी को बेघर छोड़कर नहीं सोता। तुम बस आंखें मत बंद करो। तू है ना मेरे साथ, बस वही काफी है। रात की उस दुख भरी बरसात के बाद सुबह का आसमान जैसे नई उम्मीद लेकर उठा। काका अभी भी दर्द से कराह रहे थे, पर काकी की आंखों में आज कुछ और ही चमक थी, हिम्मत और जीवन को फिर से शुरू करने की आग। अब डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे का भी जीवन बचाना है, घर भी बनाना है, काका को भी ठीक करना है और खुद भी जीना है। कोई साथ दे या ना दे, मैं खुद अपनी दुनिया खड़ी करूंगी। जंगल की तरफ सूरज अभी उगा भी नहीं पाया था, लेकिन काकी अपनी कुल्हाड़ी लेकर अकेली निकल पड़ी। पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवा और बांसों की कतारें उसके मन में जैसे हौसले के गीत गा रही थीं। वो अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ती है। उसके कमजोर हाथ कांपते हैं, पर उसका हौसला नहीं, और बांस तोड़ती है, गट्ठा करती है। तूफान ने गिराया था, अब मैं फिर से खड़ा करूंगी अपने हाथों से। कई बार कोशिश करने के बाद बांस टूट कर गिर जाता है। काकी बांस की गट्ठी सिर पर रखती है। उम्र ज्यादा पर हिम्मत जवान। वो भारी गट्ठी को दोनों हाथों से थामकर अपने सिर पर रखती है और धीरे धीरे चलती है। पैर कीचड़ में धंसते हैं, पर वो हर कदम पर खुद को और मजबूत महसूस करती है। बांसों की बंधी दीवारें, ऊपर छप्पर, अंदर मिट्टी की साफ जमीन, और आखिरकार कुछ ही दिनों में काकी अपनी मेहनत से झोपड़ी खड़ी कर देती है। बस जी, हो गई हमारी नई छत तैयार। नई झोपड़ी के बाहर बैठकर काकी मिट्टी के चूल्हे में आग जला रही होती है। चूल्हे से उठता धुआं उसकी आंखों में चमक भर देता है। बांस का घर तो बन गया, क्यों ना बांस का छोटा होटल खोल दूं? लोग यहाँ मटन पसंद करते हैं, मैं बनाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद काकी बांस की छोटी सी दुकान बना देती है। 2 पाट बांस के, ऊपर तिरछा छप्पर, आगे मिट्टी का चूल्हा। पहले दिन वो खुशबूदार मसालों में ताज़ा मटन और चिकन पकाती है। धीरे धीरे काकी का बांस मटन पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। भीड़ बढ़ने लगती है, ग्राहक लौट लौट कर आने लगते हैं, और लोग कहते इस गांव में सबसे अच्छा मटन तो काकी ही बनाती है। काकी के संघर्ष से उपजा ये सपना अब उनकी नई जिंदगी का आधार बन चुका था।